अगले दिन जब डेमियन जागा तो वह काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। यहाँ तक कि कृषक होने के नाते जिनकी शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ नींद जैसी सांसारिक चीजों की आवश्यकता काफी कम हो जाती थी, उन्हें मानसिक थकावट पर नजर रखने की आवश्यकता थी। मानसिक स्वास्थ्य का उचित ध्यान न रखने से कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, यहाँ तक कि युद्ध में किसी व्यक्ति की क्षमता भी बाधित हो सकती है। अपने शरीर को हल्का सा स्ट्रेच करने के बाद डेमियन ने कपड़े पहने और रुयुए के निवास की ओर चल पड़ा, जहां वे अंतिम तैयारियां करेंगे और जाने से पहले अपना वेश बदल लेंगे। घर के भीतरी आंगन में खड़े होकर डेमियन ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करने लगा। दरवाजा खुलने से पहले उससे अंदर से कुछ चीजों के खड़कने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने बहुत देर तक इंतजार किया? रुयुए ने एक तरफ हटते हुए पूछा, जिससे डेमियन उसके घर में प्रवेश कर सके। नहीं, अभी अभी आया हूं, उसने उसकी वेशभूषा पर नजर डालते हुए कहा। इस समय रुयुए ने वे सामान्य संप्रदाय के वस्त्र नहीं पहने थे जिन्हें वह उसे पहने हुए देखने का आदी था, बल्कि उसने एक अधिक अनौपचारिक पोशाक पहनी हुई थी जिसे लोग आराम के लिए पहनते हैं। उसके बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी है। हमेशा परफेक्ट दिखने की चाह रखने वाली बड़ी बहन को इस हालत में देखकर डेमियन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। स्वाभाविक रूप से रुयुए ने उसकी निगाहों को महसूस किया और समझ गई कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जिससे शर्मिंदगी के कारण उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। इतना घूरना बंद करो, मैं अभी अपनी वेशभूषा पर काम करने में इतनी व्यस्त थी कि मुझे अपनी शक्ल सूरत की परवाह करने का समय ही नहीं था। डेमियन ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी नजरें हटा ली। अभी उनके लिए मजाक करने का समय नहीं था। तो फिर आपने मुझे जिन शानदार वेश बदलने का वादा किया था वे क्या हैं? रुयुए ने सिर हिलाया और फिर दो कैस रैंक के भेस बदलने वाले कलाकृतियों को निकालकर उनमें से एक को डेमियन की ओर फेंक दिया। लो, इसे पहन लो। डेमियन ने उस कलाकृति को पकड़ा और निर्देशानुसार काम किया, जिसका असर उसे तुरंत महसूस होने लगा। उसकी लंबाई और शरीर की बनावट भी थोड़ी कम हो गई, उसके बाल और आंखें भी बदल गईं। ऐसा लगा मानो वह सचमुच एक अलग ही इंसान बन गया हो। रुयुए की ओर देखते हुए उसने देखा कि उसके साथ भी वही हो रहा था। उसके चांदी जैसे बाल काले रंग में रंग गए और उसकी आंखों का सुनहरा रंग फीका पड़ने लगा। इस मिशन की अवधि के दौरान तुम झेन फोंग बनोगे और मैं शियाओली बनूंगा। हम बागी साधक हैं जो किसी संप्रदाय में शामिल होने के लिए बेताब थे, लेकिन असफल रहे। कई वर्षों के बाद हमने ये निर्णय लिया कि साधना जगत की असमानता असहनीय हो गई है, इसलिए हमने तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से साधना करने के लिए एक दुष्ट संप्रदाय में प्रवेश किया। फिर भी हमने अपने भीतर बची थोड़ी सी नैतिकता को बनाए रखा और यथासंभव एकजुट रहने का प्रयास किया। कहानी तो समझ में आती है, लेकिन हम हर जगह एक साथ क्यों रहते हैं? हमारा आपस में क्या संबंध है? डेमियन ने सवाल किया। सत्ता को तेजी से हासिल करने के लिए लोग अक्सर दुष्ट संप्रदायों में शामिल हो जाते थे। उनमें से हर कोई जन्मजात दुष्ट नहीं होता था। साधना की दुनिया प्रतिभावानों का ही पक्ष लेती थी, और प्रतिभाहीन लोगों के लिए बहुत कम रास्ते थे। इन्हीं कारणों से उनमें से कई अंततः एक क्रूर मार्ग पर चले जाते थे। लेकिन ऐसे अनुभवों से गुजरने के बाद लोगों के लिए सच्चे रिश्ते निभाना निश्चित रूप से दुर्लभ होता है, खासकर तब जब उनका दिमाग उनकी साधना की पाठ्यपुस्तकों से दूषित होने लगता है। रुयुए ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवाल का जवाब कैसे दे। जब डेमियन ने उससे जवाब जानने के लिए उसकी ओर देखा तो उसने अपनी नजरें हटाने की पूरी कोशिश की और उसके चेहरे की ओर नहीं देखा। हम हैं। उसकी आवाज धीमी होती गई, हर शब्द के साथ उसकी आवाज और भी धीमी होती गई, यहां तक कि अंत में डेमियन को मुश्किल से ही कुछ सुनाई दिया। लेकिन उसकी सुनने की क्षमता के कारण उससे यह बात छूटने का कोई चांस ही नहीं था। और जब उसे पता चला कि उसने क्या कहा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हम हैं दीवानी। वे शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जिससे वह अंदर तक हिल गया। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ओह, आपने क्या कहा? मुझे अंत में आपकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। चुप रहो, मुझे पता है तुमने मुझे सुना है। सच में, मुझे पता नहीं था। खैर, लगता है मुझे इस मिशन पर इतनी महत्वपूर्ण बात से अनजान ही जाना पड़ेगा। कितना अफसोस, कितना अफसोस। डेमियन ने अपने चेहरे पर हताश भाव लिए कराहते हुए कहा। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं और अपनी शिकायतें जारी रखीं। शायद वह कुछ ज्यादा ही अभिनय कर रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
ये बेहद मजेदार था। जब वे मुझसे पूछेंगे कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। क्या होगा अगर वे हमें पूछताछ के लिए अलग कर दें और हमारी कहानियां मेल न खाएं? हे भगवान, मेरा क्या हश्र हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रुयुए आखिरकार टूट गई, उसका नाटक और बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, हम प्रेमी हैं। लो, मैंने कह दिया। खुश हो? डेमियन ने शर्म से लाल हो रही रुयुए को देखकर शरारती मुस्कान बिखेरी। अरे, ये क्या है? लेकिन मेरे पास तो पहले से ही एक प्रेमिका है, तुम्हें पता है ना? ये तो बेवफाई का कितना घिनौना काम है। चंद्रमा की ऊर्जा का एक छोटा सा विस्फोट डेमियन की ओर बढ़ा, जिसे उसने बड़ी कुशलता से चकमा दिया, और उसकी मुस्कान जरा भी फीकी नहीं पड़ी। ये तो मिशन के लिए है। वैसे भी तुम्हारी औरत कौन बनना चाहेगा? ओह, तो फिर आपने हमारे बीच ऐसा रिश्ता क्यों चुना? क्या ये स्पष्ट नहीं है? बाहर इतने सारे हवस भरे मर्द हैं जो किसी औरत के रूप रंग की परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, बस इतना ही। बेशक एक बेहद आकर्षक मांस का कवच। नहीं नहीं, बिल्कुल भी सुंदर नहीं। मांस का एक ढांचा जो देखने में सुअर जैसा लगता है। हालांकि उसने इस बात पर उसे चिढ़ाया, लेकिन वह इस तरह के भेष बदलने के उसके तर्क से सहमत था। बस एक ही बात अजीब लगी कि उसने यह बात कितने बेमन से कही, मानो वह इसे मौके पर ही गढ़ रही हो। वैसे भी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि उसे जितना हो सके चिढ़ाने का विकल्प चुना। उसका ये घबराया हुआ रूप केवल वही देख सकता था। इस तथ्य ने उसके दिल में एक अजीब सी भावना को जन्म दिया, लेकिन उसने उसे भी नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। और इस तरह उनके प्रस्थान का समय कुछ और घंटों के लिए विलंबित हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। मध्य क्षेत्र के विशाल मैदान असंख्य ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं जो लगभग आकाश को ढकते हुए प्रतीत होते हैं। और इन पहाड़ों पर और यहाँ तक कि पूरे मैदानी इलाकों में भी कई कस्बे और शहर थे जहाँ मध्य महाद्वीप की आम आबादी रहती थी। इनमें से सबसे बड़े शहरों का क्षेत्रफल अमेरिका के कुछ मध्यम आकार के राज्यों के बराबर था, और ये पृथ्वी पर मौजूद किसी भी शहर की तुलना में कहीं अधिक विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे। और इन शहरों की सीमाओं के बाहर एक ऐसी भूमि थी जो खतरों और अवसरों से भरी हुई थी, एक जंगली इलाका जहां जानवर और प्रकृति फल फूल रहे थे। इन जंगली इलाकों के एक खास हिस्से में एक विशालकाय जानवर को लंबी घासों के बीच से तेजी से भागते हुए देखा जा सकता था। उसके पंजे जमीन से इस तरह टकरा रहे थे कि लगभग कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह जानवर पैंथर जैसा दिखता था, जिसका पूरा शरीर चिकने काले फर से ढका हुआ था, बिल्ली जैसी पूंछ थी और तेज नीली आंखें थीं। हैरानी की बात यह थी कि इस हमलावर जानवर के ऊपर 2 लोग सवार थे। तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उनमें से एक आदमी ने कहा। उसका रूप रंग बेहद साधारण था। उसके छोटे भूरे बाल थे जो दाहिनी ओर से बटे हुए थे और आंखें भी उसी रंग की थीं। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी और यह स्पष्ट था कि वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में काफी मेहनत करता था। जिस लड़की से वह बात कर रहा था, वो उसके बात करने के तरीके पर शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसने उसके सवाल का जवाब दिया। इस मशीन को ठीक करने में हमें 1 और हफ्ता लग जाएगा। ये तुम्हारी मशीन जितनी तेज नहीं है, भाई फोन। वह अपने साथी से ज्यादा छोटी नहीं थी, उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 9 इंच थी और उसका रूप रंग भी सामान्य था। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसकी आंखें हल्के हरे रंग की थीं। ये वो भेस थे जो डेमियन और रुयुए ने अपने मिशन के लिए अपनाए थे, और अपनी नई गतिशीलता के अभ्यस्त होने के लिए उन्होंने क्लाउड प्लेन में जोड़ों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्नेहपूर्ण शब्दों का उपयोग करने का विकल्प चुना। खैर, हमें कोई जल्दी नहीं है। साथ ही ज़ारा इतनी आकर्षक है कि उसे जासूसी मिशन पर ले जाना ठीक नहीं होगा। रुयुए ने सिर हिलाया। डेमियन की परछाई में मौजूद भेड़िए का रूप रंग उसकी दुर्लभता को स्पष्ट रूप से दर्शाता था, खासकर उसकी कई पूंछें, जिनकी संख्या हर बार रैंक बढ़ने पर बढ़ती जाती थी। अचानक रुयुए ने एक सुझाव दिया। चूंकि हमें जल्दी नहीं है, तो क्यों न हम रास्ते में कुछ शिकार करें और अपना कौशल बढ़ाएं। डेमियन इस सुझाव पर मुस्कुराया। उसकी निगाहें शिकारी जैसी हो गईं जब उसने चुपके से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे जानवरों के झुंड को देखा। मुझे एक महान विचार की तरह प्रतीत होता है। डेमियन को जितना महसूस हुआ, उससे यही लगा कि इनमें से कोई भी जानवर उतना खास नहीं था। सभी लगभग उसी के स्तर के थे, फिर भी उनमें इतना साहस था कि वे उसका और रुयुए का शिकार की तरह पीछा कर रहे थे। वास्तव में उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें नेता कहलाने लायक पर्याप्त क्षमता हो। शायद ये समूह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसके लिए ये जानवर केवल स्तर मात्र थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें देख लिया गया है, 15 जानवरों का वह समूह छिपना बंद करके पूरी ताकत से उन दोनों के सामने आ गया। वे बिल्ली की प्रजाति के थे, बिल्कुल उस पैंथर की तरह जिस पर वे सवार थे, लेकिन उनके फर का रंग गहरा नारंगी था। डेमियन ने रुयुए की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ पड़े। वे इस तरह जानवरों को 2 भागों में बांट देंगे। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। रुयुए ने अपनी हथेली पर नीली आग का आह्वान किया और फिर क्षैतिज रूप से वार किया, जिससे प्रकाश का एक विस्तृत चाप उन 7 जानवरों की ओर फैल गया जिन्हें उसने वश में कर लिया था। इसी बीच डेमियन अपने शरीर पर काली बिजली की लकीरें दोहराते हुए तेजी से आगे बढ़ा और उसने भी वैसी ही हरकत की। बूम! 2 धमाके एक साथ गूंज उठे और जानवरों की चीखें सुनाई दी। हालांकि उनमें से कुछ चीखें दर्द से भरी थीं, बाकी सब क्रोध से भरी थीं। ये जानवर किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे, इसलिए वे आसानी से हमलों से बच निकलने में सक्षम थे। दोनों को घूरते हुए जानवर आगे बढ़े, उनके नारंगी फर से आग की लपटें निकल रही थीं। सबसे आगे वाले जानवरों ने अपना मुंह खोला और अपने विरोधियों की ओर आग की लपटें फेंकी। डेमियन ने बड़ी कुशलता से जितना हो सका उतना चकमा दिया और बाकी हमलों को रोकने के लिए बिजली की एक दीवार खड़ी कर दी। उसने बिजली को अपनी नसों में प्रवाहित होने दिया, फिर उसे अपनी मांसपेशियों और नसों में प्रवेश करने दिया, जिससे उसकी गति बढ़ गई। उसने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका, जिससे दरारें पड़ गईं और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह बाकी सबके सामने मौजूद उस जानवर के ठीक बगल में था। उसके हाथ में बिजली का गोला आवेशित था, जिसे उसने नीचे की ओर मारा और सीधे जानवर के सिर पर जा टकराया। देखते ही देखते वो फट गया और अपने पीछे एक गहरा छेद छोड़ गया। जानवर की आंखों की रोशनी मंद पड़ गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि डेमियन कुछ और कर पाता, 2 अन्य जानवर दोनों तरफ से उस पर झपट पड़े। उसने अपने शरीर को मोड़कर उनके जबड़ों से खुद को बचाया, लेकिन एक तीसरा जानवर चुपके से उसके पीछे प्रकट हुआ और उसने अपने जलते हुए पंजे से उसकी पीठ पर वार किया। हालांकि उसकी आंखों ने उसे अचानक हुए हमले की चेतावनी दे दी थी, फिर भी वह बचने की स्थिति में नहीं था। अगर वह दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करता, तो जिस असहज स्थिति में वह था, उसके कारण उसकी कमर टूट सकती थी। पंजा डेमियन के मांस में धंस गया, जिससे उसकी पीठ पर निशान पड़ गए और उसके शरीर में भीषण गर्मी दौड़ गई। कोई और विकल्प न होने पर उसने हर दिशा में बिजली का एक विशाल क्षेत्र छोड़ा, ताकि उन जानवरों को दूर धकेल सके। उसके दोनों अगल बगल वाले जीव एक पल के लिए सुन्न पड़ गए, लेकिन जो जीव अभी भी उसकी पीठ से चिपका हुआ था, उसे सबसे ज्यादा चोट लगी। उसके बाल झुलस गए थे और उसकी आंखें अंदर की ओर चढ़ गई थीं, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आखिरकार हिलने डुलने की जगह मिलने पर डेमियन ने उस जानवर को पकड़ा और उसकी पीठ से उसके पंजे नोचकर निकाल दिए, जिससे उसके पैर टूट गए और फिर उसे उन 4 अन्य जानवरों की ओर फेंक दिया गया जो हमला करने के मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बगल में पड़े 2 लकवाग्रस्त जानवरों के सिर पर उसने सीधे पैर रखकर उनकी खोपड़ी को कुचल दिया। रुयुए की लड़ाई थोड़ी अलग थी। डेमियन की तरह आमने सामने की लड़ाई के बजाय उसकी लड़ाई आग की थी। उसकी नीली सफेद बर्फीली ज्वालाएं आसपास के वातावरण में फैल गईं और अपने पीछे जमा देने वाली ठंड की एक जलती हुई लकीर छोड़ती हुई, जब वे राक्षसों की नारंगी ज्वालाओं से टकराईं। उसने अपनी नई ज्वालाओं को भाले के रूप में संयोजित किया और उन्हें सटीक निशाने के साथ उन 7 राक्षसों की ओर फेंका जिनसे वह लड़ रही थी। लेकिन उन राक्षसों का अपनी ज्वालाओं पर ऐसा नियंत्रण नहीं था। रुयुए के विपरीत, वे अपने तत्वों का उपयोग करके हथियार या संरचनाएं नहीं बना सकते थे। उन्होंने अपने ज्वाला युक्त पंजों और श्वास हमलों से उसके उड़ते हुए भालों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। आखिरकार रुयुए की ज्वालाएं उनकी ज्वालाओं की तुलना में कहीं अधिक सघन थीं। भाले उनकी रक्षापंक्ति को भेदते हुए जानवरों के धड़ और पैरों पर जा लगे। उसके लगभग सभी प्रतिद्वंद्वी गतिहीन हो गए, लेकिन फिर भी कुछ बच निकले। उन्होंने रुयुए को घेर लिया और क्रोध से गुर्राते हुए उसकी ओर आग की लपटें छोड़ने लगे। चारों ओर से आ रहे हमलों के कारण रुयुए आग के एक घेरे में फंस गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। उससे केवल उसकी निगाहों की ठंडक ही महसूस हो रही थी। उसके शरीर से एक चांदी जैसी आभा निकली, जो उसके चारों ओर फैली बर्फीली लपटों के साथ मिलकर एक समान ज्वाला की लहर उत्पन्न करने लगी, जो कुछ क्षण पहले डेमियन द्वारा किए गए 360 डिग्री हमले की नकल थी। जब ज्वाला की 2 लहरें आपस में टकराईं, तो पूरे इलाके में एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसकी ज्वालाओं की निर्मल ठंड और जानवरों की गर्मी के मिलन से हवा में ज्वाला उत्पन्न हो गई। उसके चारों ओर मौजूद 4 जानवर दहन से उत्पन्न हवाओं से उड़ गए,
जबकि रुयुए ने अपनी जगह पर डटी रहकर अपने स्थानिक वलय से निकाली गई भाले का उपयोग लंगर के रूप में किया। हालांकि ये वह भाला नहीं था जिसका इस्तेमाल उसने डेमियन से लड़ते समय किया था, बल्कि यह एक चांदी का भाला था जो स्पष्ट रूप से निम्न श्रेणी का था। दबाव के कारण भाला लगभग झुक गया, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर टिका रहा। और जब धूल छंट गई तो रुयुए ने बेबस जानवरों की ओर कदम बढ़ाया और उनकी दयनीय जान ले ली। अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद उसने डेमियन की ओर देखा जो इसी तरह अपनी लड़ाई खत्म कर रहा था। उसकी हथेली से बिजली की किरणें निकल रही थीं, जो सटीक रूप से उन अंतिम 4 जानवरों के सिर को भेद रही थीं जिनके पैर उसके व्यस्त रहने के दौरान पहले ही टूट चुके थे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए उनके शरीर में अनुभव की लहर दौड़ गई। ये पहली बार था जब वे एक साथ लड़ रहे थे, और भले ही वे एक टीम के रूप में काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना कुशलतापूर्वक लड़ने में सक्षम थे। ये निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत थी। जैसे ही वे फिर से संगठित हुए और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए पैंथर नामक जानवर पर सवार होने वाले थे, अचानक एक चीख ने उन्हें वहीं रोक दिया। कोई मदद करो कृपया। यह एक लड़की की आवाज थी जो स्पष्ट रूप से अपरिपक्व थी। डेमियन ने अपना ध्यान उस दिशा में फैलाया। उसकी माना शक्ति विशाल क्षेत्र को कवर करने में सक्षम थी और वह स्थिति को समझने में सक्षम हो गया। वहां ऐसे करीब 40 और जानवर हैं जिनमें से एक तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। बाकी झुंड भी वहीं होगा। रुयुए ने सिर हिलाया और वो चीख एक टोली किशोरों के एक समूह को घेरे हुए है। उनमें से 10 हैं और उनमें से कोई भी 17 साल से अधिक उम्र का नहीं लग रहा है। चीख की आवाज की बात करें तो लड़कियों में से एक घायल लड़के को पकड़े हुए है। ऐसा लगता है कि उसने लड़ने की कोशिश की। अगर वे बच्चे होते, जैसा कि डेमियन ने कहा था, तो जाहिर है कि उनमें तीसरी श्रेणी के जानवरों के पूरे झुंड से लड़ने की ताकत नहीं होती। क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए? रुयुए ने पूछा। क्या तुम चाहते हो? डेमियन ने पलटकर पूछा। उसे सच में परवाह नहीं थी कि वे जिए या मरें, लेकिन ये जानवर उसे 120 के स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी थे, इसलिए उसे और लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। रुयुए ने एक बार फिर सिर हिलाया। वे तो बस बच्चे हैं। भले ही मुझे दूसरों की मौत से कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन बच्चों को ऐसी क्रूरताओं से बख्शा जाना चाहिए। डेमियन ने अपनी निगाहें फेर लीं। वह ऐसा दिखावा करना चाहता था मानो उसने एक पल पहले ही मन उन बच्चों को मौत की सजा न दी हो। अगर ऐसा है तो चलिए चलते हैं। दोनों ही स्थिति में इसका मतलब है कि हमें कुछ स्तर तो मिल ही जाएंगे। निर्णय लेने के बाद दोनों उस नरसंहार को रोकने के इरादे से आगे बढ़े जो जल्द ही होने वाला था। कृपया रुक जाए। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक छोटी बच्ची रोते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बाहों में उसी उम्र का एक लड़का था जिसकी छाती पर झुलसने का गहरा घाव था। हमारा गांव इतने सालों से आप सबके साथ सद्भाव से रह रहा है। अब आप हमें ही क्यों निशाना बना रहे हैं? छोटी बच्ची रोते हुए कहती रही। उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। लेकिन उसके सामने मौजूद उस दरिंदे ने जरा भी दया नहीं दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। आप पूछेंगे क्यों? इसका जवाब इतना आसान है, क्योंकि इसमें मजा आता है। इसमें बहुत मजा आता है। लड़की का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, लेकिन जल्द ही उसके भाव बदल गए। स्थिति निराशाजनक थी। वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकती थी। उसके आसपास के बाकी लोग भी वैसे ही थे। वास्तव में उनमें शुरू में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वे सदमे में खड़े थे, मानो उनके पैर जवाब दे रहे हों। उनमें से एक के पैर से हल्का पीला तरल पदार्थ बह रहा था, लेकिन बाकी किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। वे सब एक ही जैसी स्थिति में थे। हाँ, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। हताश हो जाओ मनुष्यों, यही प्राकृतिक व्यवस्था है। वह दैत्य पागलों की तरह हंसा। तो क्या हुआ अगर जंगल का वो दुष्ट शासक कहता है कि हमें तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए? तुम हमारे लिए तो सिर्फ मवेशी हो। जानवरों का झुंड धीरे धीरे घेरा कसता गया और बच्चों को मारने में अपना पूरा समय लगाता गया। भले ही केवल उनका नेता ही बोल रहा था, लेकिन वे सभी उसके समान ही आनंद ले रहे थे। रुको, मुझे रोके रखने का कोई फायदा नहीं है। कृपया उठो और भाग जाओ। शायद मैं अपनी बची हुई जिंदगी का इस्तेमाल उन्हें थोड़ी देर के लिए विचलित करने में कर सकूं। उसकी बाहों में मौजूद लड़के ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं, जब हम बच्चे थे मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी भाई चेंग। वह रोते हुए उसे और कसकर गले लगा लिया। लेकिन उन जानवरों को उनके नाटक से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सरदार ने उन्हें मारना शुरू करने का फैसला किया, उनके बाईं ओर जंगल से 2 प्रकाश की लकीरें निकलीं, एक काली और एक नीली। धमाका।
प्रकाश की किरणें जानवरों के झुंड की ओर तेजी से बढ़ी और टकराने पर जोरदार विस्फोट हुए, जिससे न केवल किशोरों का समूह बल्कि स्वयं जानवर भी चौंक गए। ओह 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 ओह, इस तरह बच्चों को परेशान करना थोड़ा दयनीय नहीं है क्या? धूल के उठते बादल के भीतर से एक आवाज गूंजी। बिल्कुल सही, इन छोटे शैतानों को सबक सिखाना चाहिए, है ना? दूसरे धूल के बादल से एक महिला की आवाज आई। बिल्कुल, उन जैसे घमंडी छोटे बदमाशों को उनकी औकात दिखानी ही होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जब उनका चूर चूर हो जाएगा तो उन्हें पश्चाताप करने का मौका मिलेगा, उस आदमी ने जवाब दिया। जैसे ही धूल छटी, दो आकृतियां प्रकट हुईं। हालांकि उनकी शक्लें पहली नजर में साधारण लग रही थीं, लेकिन उनसे निकलने वाली भयावह आभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो फिर उस आदमी ने आगे कहा, उसके चारों ओर काली बिजली कड़क रही थी। क्यों ना हम यहाँ की सफाई कर लें? क्यों नहीं? किशोर सदमे से जमकर खड़े रह गए और देखते रहे कि जिन दरिंदों की भीड़ ने उन्हें आतंकित कर रखा था, वे लाशों में तब्दील होकर जमीन पर बिखर गए। उस व्यक्ति ने भयंकर बिजली का इस्तेमाल करते हुए उन जानवरों को जमीन पर पटक दिया और अपनी शारीरिक शक्ति से उनके शरीर को कुचल दिया। उसकी लड़ने की शैली इतनी क्रूर थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह खुद एक जानवर हो। इसी बीच उस महिला ने अद्वितीय कुशलता से लड़ाई लड़ी। उसके शरीर से निकलती नीली आग के कारण वातावरण का तापमान कई डिग्री गिर गया और उसके आसपास के जानवर राख में तब्दील हो गए। समूह के आसपास मौजूद लगभग 40 जानवरों की संख्या को घटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अंत में केवल नेता ही बचा रहा। हालांकि उसे नए आने वालों से छुटकारा पाने में अपने समूह की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए सही मानसिक स्थिति में नहीं था। ये कहां से आ गए? उस आदमी ने तो कहा था कि इस जंगल के सारे इंसान कमजोर हैं। वह डर से लगभग कांप रहा था, उसकी आंखें थरथरा रही थीं और वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। वह दोनों के देखने से पहले ही भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके कदम हवा के समान हल्के थे। बिना कोई आवाज किए वह पीछे झाड़ियों की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह झाड़ियों में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भाग पाता। आप कहाँ जा रहे हैं? बर्फ से भी ठंडी आवाज किसी शैतान के कान में फुसफुसाने जैसी थी। बस एक और कदम, वह वहीं पर था। अगर वह जरा सा भी आगे बढ़ पाता तो अपने साथियों के मारे जाने से पहले ही भाग निकलता। उसने उस आदमी की तीखी आवाज को भी अनसुना कर दिया, जिससे संकेत मिल रहा था कि उसे पहले ही देख लिया गया है। उस क्षण एक आदिम और भयावह हत्या की भावना उस पर हावी हो गई। यह इतनी तीव्र थी कि इसे लगभग महसूस किया जा सकता था। ये नेता हिल भी नहीं पा रहा था। चाहे वह कई दशकों तक जीवित रहा हो, उसके मन में भी इतनी प्रबल हत्या की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे दौड़ने की, चाहे वह एक भी मांसपेशी हिलाने की कोशिश करे, यह असंभव था। ये क्या है? ये किसी विक्षिप्त प्राणी की आभा के समान था। एक ऐसी आभा जो उसने अब तक देखे किसी भी विक्षिप्त प्राणी से कहीं अधिक भयंकर थी और उस व्यक्ति से भी कहीं अधिक भयावह थी जिसने उसे अपने अधीन कर लिया था। झुंड के सरदार ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि उसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन उसे केवल गहरी लाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी आत्मा भी भय से कांप उठी। क्या तुमने मुझे पहली बार में नहीं सुना? उस आदमी ने फिर कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अब ये कोई सवाल ही नहीं था। उसे अब जीवित रहने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस जानवर ने उन शब्दों में छिपे आदेश को महसूस किया। जब तक मैं तुम्हें हिलने के लिए न कहूं, यही रहो। मात्र अपनी शक्ति के बल पर ही उस राक्षस को पता चल गया था कि वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है जो उसे आदेश देने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मेरा शरीर मेरी बात नहीं मानता। उसे मजबूरन धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा और अपने साथियों को मरते हुए देखना पड़ा। भले ही उसे उनकी इतनी परवाह न हो, लेकिन वह जानता था कि अगला नंबर उसका ही है। और जब आखिरी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, तो जिन दो लोगों ने उस पर यह विपत्ति लाई थी, उन्होंने उसकी ओर देखा। महोदया, यह महज एक गलतफहमी है। कृपया मुझे क्षमा करें। डेमियन और रियुए ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अरे सच में, ये तो बस एक गलतफहमी है ना? जी, देखो, हम तो बस उन बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे। दरअसल इस जंगल में एक नियम है कि हमें गांव में रहने वाले इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें कभी भी सचमुच नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि यह वाकई एक गलतफहमी थी। उस जानवर ने हल्की सी मुस्कान दी। बस यही है। शायद मैं जीवित रह पाऊंगा, लेकिन क्या यह मजेदार नहीं है? मुझे माफ करना, मैंने कहा, क्या इसमें मजा नहीं है? तुम्हारे जैसे दरिंदे को हताश होते देखना, तुम्हें मेरे सामने दुबका हुआ देखना।
क्या इसमें मजा नहीं है? जैसे जैसे वह आदमी उस जानवर के पास पहुंचा, वह धीरे धीरे ठंडे पसीने से भीगने लगा। क्या यही प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है? देखो, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। मुझे तुम्हारे जैसे घिनौने और अभिमानी दरिंदों को अपने सामने कांपते देखना बहुत अच्छा लगता है। उस राक्षस को पता था कि उस आदमी के सामने आते ही क्या होने वाला है। उसे पता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आभा, उसकी ज्वालाएं, सब कुछ उस क्रूर आदेश के सामने थमसा गया था जो पहले बोला गया था। खैर, उस आदमी ने आगे कहा, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम जल्द ही मर जाओगे। वह जानवर कांप रहा था। वह उस विशाल, मायावी, चमकती लाल आंखों के जोड़े के सामने कुछ नहीं कर सकता था जो उस पर टकटकी लगाए हुए थी। और अचानक उसकी दृष्टि 180 डिग्री घूम गई। आखिरी चीज जो वह देखेगा, वो उस भयानक आदमी का उल्टा चेहरा होगा जिसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैली हुई थी। उफ! डेमियन ने माथे से पसीना पोंछते हुए हल्की सी आह भरी। उसने भले ही झुंड के सरदार को इस तरह मारना आसान दिखाया हो, लेकिन उसके सिर को जबरदस्ती पकड़ना और उसकी गर्दन को मरोड़ना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। सबसे पहले तो वह शुरू से ही झुंड के नेता से कमजोर था। अगर अचानक उसमें इतनी ताकत आ जाए कि वह ऐसा करतब दिखा सके तो यह एक चमत्कार ही होगा। और दूसरी बात, उसे अपनी पिछली कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए अंतरिक्ष को थोड़ा विकृत करना पड़ा था। बाद वाला मामला थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसे अपनी स्थानिक क्षमता को छिपाना पड़ रहा था। कहीं ऐसा न हो कि बैठक स्थल पर पहुंचने पर कोई उसकी पृष्ठभूमि में झांक ले। फिर भी उसे विश्वास था कि उसने इसे इतनी अच्छी तरह छिपा लिया है कि किसी को पता न चले। कहने की जरूरत नहीं, उसकी आभा दमन क्षमता का इस तरह इस्तेमाल करना मानसिक रूप से थोड़ा थकाने वाला था। सटीक कहें तो ये केवल उसकी हत्या करने की इच्छा का उपयोग करने जैसा था। आमतौर पर जब भी वह अपनी हत्या करने की मंशा को व्यक्त करता था, वह स्वाभाविक रूप से उसकी आभा में समाहित हो जाती थी, इसलिए उसने इसे अलग करने की कभी परवाह नहीं की। लेकिन अपने सबसे क्रूर आभा से झुंड के नेता को दबाने के उद्देश्य से उसने आज ऐसा किया था। यह कोई विशेष रूप से कठिन प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन अपनी पूरी आभा को मुक्त करने की तुलना में इसमें अधिक प्रयास लगा। लेकिन अंत में ये सब सार्थक साबित हुआ। उसका स्तर बढ़कर 125 हो गया, जिससे वह तीसरी कक्षा का 1/4 हिस्सा पूरा कर चुका था। बी परोपकारी, एक कांपती हुई आवाज ने डेमियन को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसकी निगाहें फिर से उस छोटी लड़की पर टिक गईं जिसे उसने पहले देखा था। उसकी निगाहों को देखकर लड़की भयभीत हो उठी। उसने देखा था कि कैसे उसने बड़ी आसानी से एक ऐसे जानवर को मार डाला जो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था, और उसने वे भयानक ठंडे शब्द भी सुने थे जो उसने ऐसा करने से पहले कहे थे। वह डरी हुई क्यों नहीं होगी? ऐसे एकांत वातावरण में पली बड़ी उसके लिए, जहां जानवरों और मनुष्यों के बीच शांति का आपसी समझौता था, वह नरक के किसी राक्षस के समान था। क्या आपको कुछ कहना है? उसके पीछे से एक बहुत ही सौम्य आवाज आई। जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि वही महिला उसे हौसला बढ़ाने वाली निगाहों से देख रही थी। पिछली लड़ाई के दौरान डेमियन के दबंग रवैये के कारण सबका ध्यान उसी पर केंद्रित था। ऐसे में रुयुए का चेहरा किसी देवदूत जैसा लग रहा था, और चूंकि उसके आसपास पड़े शवों को बेरहमी से कुचलने के बजाय राख में बदल दिया गया था, इसलिए ये छवि और भी प्रभावशाली हो गई। मां, मेरे दोस्त भाई चेंग मर रहे हैं। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उन्हें बचा लीजिए। रुयुए ने लड़की की बाहों में मौजूद लड़के को देखा, जिसका शरीर पहले ही बेजान हो चुका था, और फिर हल्की सी आह भरी। उसने अपनी स्पेशियल रिंग से एक छोटी सी गोली निकाली और लड़की पर फेंक दी। बस इसे दे दो, इससे कम सबसे गंभीर चोट तो ठीक हो जाएगी, बाकी तो प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। लड़की ने गोली को यथासंभव धीरे से पकड़ते हुए कहा। उसने उसे ऐसे थामे रखा मानो वह कोई दिव्य खजाना हो। उसे नुकसान पहुंचाने से डरते हुए उसने सावधानी से उसे लड़के के मुंह में रख दिया। जैसे ही उसने देखा कि लड़के की छाती पर खून का निशान भरने लगा है, उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। जैसे ही लड़की अपनी दोस्त पर नजर रखती रही, रुयुए डेमियन के पास पहुंची। अपनी आभा को फिर से छुपा लो बेवकूफ, तुम उन्हें बुरी तरह डरा रहे हो। डेमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी हत्या करने की मंशा जाहिर हो रही थी। झुंड के सरदार को मारने के बाद जब वह सोच में डूब गया तो वह इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह मुझे किसी राक्षस की तरह घूर रही थी। उसने अपनी बात समेटते हुए कहा, जैसे कि यही कारण हो। देखो, तुमने उन दरिंदों को उनके सामने कितनी बेरहमी से मार डाला। जाहिर है वे तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति से डरेंगे ही।
मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, डेमियन ने अनभिज्ञता जताते हुए जवाब दिया। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें उन चीजों को मारते हुए नहीं देखा। रुयुए के तरीके बाहरी तौर पर भले ही सुरुचिपूर्ण लगते थे, लेकिन उतने ही निर्दयी थे जितने कि उसके अपने। उसकी बर्फीली ज्वालाओं की चुभती ठंड से जानवर संक्रमित हो जाते थे और फिर उससे उत्पन्न गर्मी उन्हें अंदर से पिघला देती थी। डेमियन ये सोचकर ही कांप उठा। ये बच्चे खुशकिस्मत हैं कि वे इतने समझदार हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे एक राक्षसी की उपस्थिति में हैं। तुम किसे राक्षसी कह रहे हो, मूर्ख? बेशक तुम। क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई और इतना निर्दयी दिखता है? उसने अतिरंजित अंदाज में चारों ओर देखते हुए जवाब दिया। नहीं, मुझे यहाँ बस तुम्हारा बदसूरत चेहरा ही दिखाई देता है। कितना दुख की बात है कि मुझे इतना समय इसके आसपास ही बिताना पड़ता है। तुम मेरे चेहरे को इतना घूर रहे हो। मुझे पता है मैं बेहद आकर्षक हूं, लेकिन अगर तुम इस तरह कहोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। दोनों के बीच सामान्य नोकझोंक जारी रहने के दौरान जिस लड़के को अभी अभी इलाज की गोली खिलाई गई थी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नींद में इधर उधर देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ललिंगर, भाई चेंग, लड़की ने लड़के को कसकर गले लगाते हुए चिल्लाकर कहा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं जिंदा हूं। बिल्कुल सही, वहां बैठे उन सम्मानित किसानों ने ही आपकी जान बचाई। भाई चेंग ने डेमियन और रुयुए की ओर देखा जो अभी भी बहस कर रहे थे, फिर उनकी नजर जमीन पर बिखरे जानवरों के शवों पर पड़ी। क्या उन्होंने उन सभी जानवरों को मार डाला? उसने हैरानी से कहा। चुप रहो, आदरणीय किसानों को परेशान मत करो, वे हमारे उपकारक हैं। जी। भाई चेंग ने सिर हिलाया और उठने की कोशिश की, हालांकि उसे अभी भी लिंगर की मदद की जरूरत थी। उनकी हलचल को देखकर डेमियन और रुयुए ने भी उधर देखा। लगता है अब तुम लोग ठीक हो, डेमियन ने समूह में मौजूद अन्य किशोरों की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमें विदा लेनी चाहिए, रुयुए ने आगे कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लिंगर बोल पड़ी। रुकिए, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप हमारे साथ गांव तक चल सकते हैं ताकि हम आपका ठीक से धन्यवाद कर सकें? डेमियन और रुयुए ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा। सच कहें तो उनमें से किसी को भी इस तरह के धन्यवाद या शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। ये देखकर कि वे मना करने की योजना बना रहे हैं, भाई चेंग भी बोल पड़े। कृपया, मुझे अभी तक उन उपकारकों को धन्यवाद देने का मौका भी नहीं मिला है जिन्होंने मेरी जान बचाई। अगर आप हमारे गांव आए तो हम सचमुच आपके आभारी होंगे। मुख्य 2 लोगों द्वारा अपनी राय व्यक्त करने के बाद अन्य 8 लोगों ने भी बोलने की अपनी क्षमता पुनः प्राप्त कर ली और समान इरादा व्यक्त किया। उनकी आंखों में दिख रही विनती को देखकर रुयुए थोड़ी नर्म पड़ गई। मुझे लगता है कि आज रात हमें आराम करने के लिए किसी जगह की जरूरत है। डेमियन उसकी इस तत्परता को देखकर हैरान था, लेकिन अंत में उसने बस कंधे उचका दिए। ठीक वैसे ही जैसे पहले रुयुए ने बच्चों की मदद करने का फैसला किया था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या करते हैं। सच में बहुत बहुत धन्यवाद, लड़की ने कहा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जी हाँ, हमने अभी तक ठीक से अपना परिचय भी नहीं दिया है। मेरा नाम सु लिंगर है और ये यान चेंग है। अन्य लोगों ने भी अपना परिचय देना शुरू कर दिया। आप मुझे शियाओली कह सकते हैं और ये मेरे डी-डाओ साथी झेनफोंग हैं। रुयुए ने थोड़ा हकलाते हुए जवाब दिया। परिचय प्रसंग समाप्त होने के बाद समूह डेमियन और रुयुए को साथ लेकर अपने गांव की ओर वापस चलने लगा और उन्हें ये बताने लगा कि वे इस तरह की खतरनाक स्थिति में कैसे फंस गए। जैसा कि पता चला, डेमियन और रुयुए जिस समूह के साथ इस समय थे, वह उन कई समूहों में से एक था जो आज गांव छोड़कर चले गए थे। दरअसल कई समूहों के लिए गांव को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जड़ी बूटियों और पौधों की तलाश में निकलना एक सामान्य बात थी। जंगल के जानवरों के साथ उनके एक प्रकार के अहिंसा समझौते के कारण वे पूरी तरह से शाकाहारी भोजन के आदी हो गए थे। ये तथ्य, हालांकि देखने में सामान्य सा लगता था, डेमियन की दिलचस्पी जगाने वाला था। आखिरकार उससे विकसित होने और मजबूत बनने के लिए जानवरों को खाना पड़ता था, इसलिए उसे यह एहसास ही नहीं था कि इस तरह के आहार पर जीवित रहना भी संभव है। लेकिन उनके सवाल का जवाब जल्द ही मिल गया। जंगल के पौधे भी ऊर्जा से प्रभावित हुए हैं। वे सूर्य की रोशनी और पानी के अलावा हवा में मौजूद ऊर्जा का उपयोग करके प्रजनन और विकास करते हैं। ये पौधे हमें पोषण देने के लिए पर्याप्त से भी अधिक पौष्टिक हैं। ये बात सही थी। पेड़ पौधों से उसका बहुत कम संपर्क था, इसलिए वह इस तथ्य को लगभग भूल ही गया था। पौधे भी बाकी जीवों की तरह ही विकसित हो सकते थे और अपनी क्षमता बढ़ा सकते थे।
फर्क सिर्फ इतना था कि जो काम मनुष्य कुछ दशकों में कर लेते थे, उसे करने में उन्हें सैकड़ों साल लग जाते थे। इसी कारण डेमियन ने इतने शत्रुतापूर्ण पौधों को नहीं देखा था। हालांकि शिष्य परीक्षा के दौरान उसने कुछ पौधों को काटने की धुंधली सी याद जरूर थी। उस समय वह अपने शून्य हृदय रूप में था, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बातचीत जारी रखते हुए किशोरों ने डेमियन और रुयुए को बताया कि वे हर दिन जो काम करते थे, उसे करते समय अचानक वे जानवरों के उस झुंड से घिर गए। इससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उनके आसपास के सभी जानवर सभ्य थे, और इसी वजह से जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उनकी यह स्थिति उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी ताकत का स्तर भी बेहद कम है। ऐसा नहीं था कि उनमें प्रतिभा का अभाव था और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये बच्चे अभी भी प्रथम श्रेणी के शुरुआती स्तर पर थे, यहाँ तक कि उन्होंने 50वीं कक्षा भी पार नहीं की थी। डेमियन और रुयुए के आने तक वे कैसे जीवित रहे? इसका जवाब सरल था। उन दरिंदों ने उन्हें जान से मारने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ खेलना पसंद किया। ये वास्तव में एक काफी आम चलन है जो मैंने देखा है। डेमियन ने सोचा, चाहे वह क्लाउड प्लेन में प्रवेश करते समय जिस समुद्री ड्रैगन से लड़ा था, उसे याद करे, या उससे भी पहले उस पहले भेड़िए को जिसने उसे विकसित होने का मौका दिया, उन सभी ने लड़ाई को गंभीरता से लेने से पहले उसके साथ खिलवाड़ करना चुना था। और उस समय तक वह पहले से ही फायदे में था। वह ठीक से यह नहीं समझ पाया कि किसी जानवर के भीतर ऐसी क्या बात होती है जो उसे इतना मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन अंत में वह किसी हद तक उससे सहानुभूति रख सकता था। क्या मैं भी कभी कभी ऐसा ही नहीं करता? शायद यह उसी पैमाने पर नहीं था, क्योंकि डेमियन हर किसी को मारने के लिए नहीं घूमता था, लेकिन अगर उसने उस टूर्नामेंट को तब भी देखा होता जब वह अभी भी एपिरॉन पर था, तो क्या उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलने में मजा नहीं आया था? अगर वह चाहता तो अपने वेक्टर फील्ड को सक्रिय करके वह पूरी लड़ाई को शुरू से ही खत्म कर सकता था। उस क्षमता की एकमात्र सीमा ये थी कि उसका उपयोग अपने बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली लोगों पर नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनमें से कोई भी प्रतियोगी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। लेकिन उसे इस बारे में ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। रुयुए ने उसकी कमर पर चुटकी ली, जिससे उसका ध्यान वास्तविकता की ओर वापस आ गया, जहां वे पहले ही एक छोटे से गांव के सामने पहुंच चुके थे। इसका आकार बहुत छोटा था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 500-1000 लोग ही समा सकते थे, और इसकी संरचना भी वैसी ही थी। इसमें चौकोर आकार में केवल 4 कच्ची पगडंडियां थीं, जिनके किनारे मुख्य रूप से लकड़ी से बनी झोपड़ियां और कुटियाएं थीं। गांव के केंद्र में चारों सड़कों के चौराहे के ठीक बीच में कुछ इमारतें बाकी इमारतों से थोड़ी बड़ी बनी हुई थीं। हालांकि यह अंतर कोई बड़ा नहीं था। सड़कें अपेक्षाकृत खाली थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो यह कोई भूतिया शहर हो। खैर, शुरुआत में तो ऐसा ही था। सब लोग, हम घर आ गए, लिंगर ने गांव के छोटे से द्वार से अंदर आते ही चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी, घरों की दीवारों से टकराती हुई, और तुरंत ही उन दिखने में खाली घरों के अंदर से शोर मचने लगा। तुमने सुना? हाँ, वे वापस आ गए हैं। क्या वह छोटी लिंगर थी? हाँ, ऐसा ही था। हाँ, ऐसा ही था। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो, उनसे मिलने चलते हैं। ये सही है। आसपास के सभी घरों के दरवाजे खुल गए और लोग उनमें से बाहर निकलने लगे। चाहे बूढ़े हो या जवान, बीमार हो या स्वस्थ, वे सभी अभी अभी लौटे समूह का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। ठहरो, सच में तुम ही हो? आप लोग कैसे हैं? इस बार कोई समस्या तो नहीं हुई? अरे बाप रे, नन्हे चेन, क्या तुम्हें चोट लग गई? लिटिल चेन को क्या हुआ? भीड़ ने तुरंत समूह पर सवालों की बौछार कर दी, और यान चेन के खून से सने वस्त्र को देखकर वे और भी ज्यादा बेकाबू हो गए। लिंगर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं। गांव में ऐसा होना आम बात थी। भले ही वे जानवरों के साथ सद्भाव से रहते थे, लेकिन ये केवल इस क्षेत्र के वर्तमान स्वामी के आदेश के कारण ही संभव था। अगर सच में कुछ हो जाता तो वे हमेशा चिंतित रहते थे। दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें गांव के बुजुर्गों से एक जरूरी बात करनी है। उसने चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वे शांत हुए, तभी उन्होंने समूह के पीछे मौजूद 2 नए चेहरों को देखा। रुको, ये कौन है? वे हमारे हितैषी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि पहले हमें कुछ समय दें। हम बाद में आकर आप सभी को बताएंगे कि क्या हुआ। लिंगर के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर ग्रामीण अनिच्छा से गांव के बीचों बीच स्थित झोपड़ी की ओर चल पड़े। इस दौरान उनकी निगाहें लगातार डेमियन और रुयुए पर टिकी हुई थीं।
हालांकि उन दोनों के लिए हमेशा सबकी निगाहें उन पर टिकी रहना कोई नई बात नहीं थी। रुयुए 4 महान कुलों में से एक की महत्वपूर्ण हस्ती थी और डैमियन। खैर, उन्हें हमेशा दिखावा करने और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत थी। लिंगर के पीछे चलते हुए दोनों ने रास्ते में मिलने वाले ग्रामीणों को देखकर बस मुस्कुरा दिया। गांव के बीचों बीच स्थित सबसे आगे वाली झोपड़ी में पहुंचकर लिंगर ने दरवाजा खटखटाया और फिर गांव वालों के लिए इस्तेमाल किए गए लहजे की तुलना में कहीं अधिक विनम्र लहजे में पूछा, प्रमुख बुजुर्ग, कृपया हमें अंदर आने की अनुमति दें। हमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। आना। प्रतिक्रिया तुरंत मिली। जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा हल्के से खुला, एक बुजुर्ग महिला की आवाज ने लिंगर के प्रश्न का उत्तर दिया। अंदर प्रवेश करते ही डैमियन ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब सा है, बल्कि इस बंद स्थान के भीतर की ऊर्जा में कुछ गड़बड़ी थी। सभी खिड़कियां कसकर बंद थीं और यहां तक कि जब दरवाजा खुला तो ऐसा नहीं लगा कि वह सचमुच खुला है, क्योंकि इस कमरे के अंदर फंसी हुई किसी भी ऊर्जा को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। और इस विचित्र वातावरण के केंद्र में चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए एक झुर्रियों वाली बूढ़ी महिला बैठी थी। हमारे इस छोटे से गांव में आपका स्वागत है। आशा है हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा, बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा और उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आमंत्रित किया। कमरे में नामात्र का ही फर्नीचर था। महिला के सामने रखी छोटी सी मेज ही कमरे का मुख्य आकर्षण थी, लेकिन डैमियन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह जाकर मेज के चारों ओर रखे कुशनों में से एक पर बैठ गया और रुयुए भी उसके बगल में बैठ गई। लिंगर और यान चेंग ने भी ऐसा ही किया और उनके विपरीत दिशा में बैठ गए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, डैमियन ने कहा। मेरा नाम झेन फोंग है और यह मेरी पत्नी शियाओली है। बुजुर्ग महिला ने बिना ज्यादा सोचे समझे सिर हिलाया। परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहली बार सुन लिया है। आप मुझे बस एल्डर बाबा कह सकते हैं। डैमियन ने भौहें चढ़ाकर सवालिया निगाहों से देखा कि गांव से इतनी दूर आकर परिचय देने के बावजूद उसने ये सब कैसे सुन लिया होगा, लेकिन उसने अपने संदेह को दबा लिया। ये पहले से ही स्पष्ट था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। ओह, तुम तो बड़े जिज्ञासु युवक लगते हो, है ना? बड़े बाबा ने उसके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अरे, अब कुछ नहीं किया जा सकता। आखिर इस कमरे की ऊर्जा इतनी विचित्र है कि मेरे लिए जिज्ञासु होना स्वाभाविक है। इस बार आश्चर्य की बारी बड़े व्यक्ति की थी। आपकी अंतर्दृष्टि मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तीक्ष्ण है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा और फिर एक बार फिर लिंगर की ओर मुड़े। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ, बिल्कुल सही, उसने हैरानी से कहा। बुजुर्ग जी, आज जब हम भोजन इकट्ठा करने निकले थे तो हम पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। अगर हमारे सम्मानित साधक हमारी मदद न करते तो हम निश्चित रूप से दर्दनाक मौत मर जाते। बड़ी बाबा ने अपनी भौहें उठाईं और फिर डैमियन की ओर देखा, जिसने जवाब में केवल अपने कंधे उचका दिए। कोई खास बात नहीं, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। रुयुए, जो पूरी बातचीत देख रही थी, इस बिंदु पर विशेष रूप से भ्रमित थी। अपने कार्यों के लिए धन्यवाद न लेना एक बात थी, लेकिन ऐसा रवैया अपनाना बिल्कुल अलग बात थी। इस समय डैमियन का व्यवहार ऐसी स्थिति में तर्कसंगत से कहीं अधिक उदासीन था। उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी संक्षिप्त थीं कि उनमें प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ऐसी रेखा खींचने की कोशिश कर रहा हो जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए, या वह यहाँ बहुत देर तक रुकने से बचने की कोशिश कर रहा हो। और सच कहूं तो वह ठीक यही कर रहा था। जितना अधिक समय वह इस कमरे में बिताता, उतना ही उसके मन में खतरे के संकेत दिखाई देने लगते। कमरे में मौजूद ऊर्जा उसकी सक्रिय शक्ति के बिना भी लगातार उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, मानो वह उसे परखने या उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हो। उसे ठीक वैसा ही अजीब सा एहसास हुआ जैसा उसे पहली बार झोपड़ी में प्रवेश करते समय हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ यह और भी अधिक प्रबल हो गया, जिससे उसे अपने साथ हो रही घटनाओं को थोड़ा बहुत समझने में मदद मिली। सेलेस्टियल स्टार पैलेस में अपने समय के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में खुद को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें वे पहले से ही विशेषज्ञ थे। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उस संप्रदाय की एक विशेषता थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। वह संप्रदाय दृष्टाओं को प्रशिक्षित करता था। हालांकि उसे स्वयं उस मार्ग पर चलने में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने में कोई हानि नहीं होगी। चाहे वह उस ज्ञान का उपयोग बाद में अपने फायदे के लिए कर पाए या न कर पाए, या फिर वह उस ज्ञान की मदद से उन लोगों का मुकाबला कर पाए जो उस पर इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ये ज्ञान फिर भी उपयोगी होगा। इस समय उन्हें इसी शोध की याद आ रही थी।
भविष्यवक्ताओं को भविष्य या भाग्य का अनुमान लगाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि ये किसी व्यापक विषय, जैसे कि किसी विश्व के भाग्य से संबंधित हो, तो पृथ्वी स्वयं ही वह माध्यम हो सकती है। लेकिन जब ये किसी एक व्यक्ति या समूह से संबंधित हो, तो किसी अधिक व्यक्तिगत माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके सामने बैठा हो और आपकी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर सके, तो आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। वैसे तो ये क्षमता केवल दृष्टाओं तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि जो भी अपनी चेतना का प्रसार कर सकता था, वह ऐसा कर सकता था। लेकिन ऐसे कार्यों के परिणाम दृष्टाओं के लिए बिल्कुल अलग मायने रखते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर की इतनी गहन समझ होने के कारण दृष्टा उस व्यक्ति के भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए उसकी शक्ति का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर सकेगा। और डेमियन को इस बात का पूरा यकीन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमरे में मौजूद ऊर्जा में एक अजीब सी अनुभूति क्यों थी, मानो उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ हो जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि यह बुजुर्ग क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसे बस यही बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वह कमरे में व्याप्त धुंधली ऊर्जा की हलचल को स्पष्ट रूप से देख सकता था, और वह सारी ऊर्जा उसी के इर्द गिर्द केंद्रित थी। हालांकि रुयुए ठीक उसके बगल में बैठी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो ऊर्जा उससे किसी बीमारी की तरह दूर भाग रही हो। उसे इस बुरी औरत के इरादे नहीं पता थे, लेकिन उसे परवाह भी नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर किसी अजनबी को अपने किसी भी राज की झलक नहीं देखने देगा, विशेषकर अब जब वे अपने मिशन के लिए अन्य पहचान अपना रहे थे। डेमियन रुयुए के कंधे हिलाने से वह अपने विचारों से बाहर आया। जाहिर है, जब वह इन बातों में उलझा हुआ था, तब बातचीत उसके बिना ही जारी थी। और उसी समय जब उसका ध्यान वापस कमरे की ओर गया, तो कमरे में मौजूद ऊर्जा अपनी स्थिर अवस्था में लौट आई, गतिहीन हो गई। रुयुए ने बुजुर्ग को थोड़ा झुककर प्रणाम करते हुए कहा, जानकारी के लिए धन्यवाद। हम अब जा रहे हैं, लेकिन अपनी यात्रा जारी रखने से पहले हम इस समस्या का समाधान जरूर कर लेंगे। बिना कुछ और कहे उसने डेमियन को पकड़ा और उसे झोपड़ी से बाहर घसीट लिया और फिर उसे पूरे गांव से बाहर ले गई। यह क्या था? जब वे काफी दूर चले गए तो उसने पूछा, क्या हुआ था? उसने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता, या तुम सिर्फ न जानने का नाटक कर रहे हो? नहीं, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। रुयुए ने माथे पर हाथ फेरते हुए आह भरी। जब तक हम वहां थे, तुम बुजुर्ग महिला को गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने तुम्हें उस समय वहां से नहीं निकाला होता, तो तुम सचमुच उसे मार डालती। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस पूरे समय मैं उस बुढ़िया की जादुई शक्ति से लड़ रहा था, जो बार बार मेरे शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? उस औरत के पास तो साधना का कोई आधार ही नहीं था। तो फिर वह रहस्यमयी ऊर्जा क्या थी जिसने पूरी झोपड़ी को घेर रखा था? वह खास तौर पर मुझे भी निशाना बना रही थी। रुयुए ने इस बारे में सोचते हुए माथे पर शिकन डाली। जब वे वहां थे, तब उससे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, और उस बुजुर्ग महिला से भी कोई संदिग्ध संकेत नहीं मिले थे। बल्कि ऐसा लग रहा था कि डेमियन ही कमरे के माहौल को अचानक से खराब करने का कारण था। लेकिन वह कई महीनों से उसके साथ थी और उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ चुकी थी। पहली बात तो ये कि वह इतनी बेवकूफ़ी भरी बात पर झूठ नहीं बोलेगा, और दूसरी बात, उसमें निश्चित रूप से कुछ खास बात थी जिसकी वजह से वह दूसरों से अलग तरीके से माना ऊर्जा को महसूस कर पाता था। जैसे जैसे उसने चीजों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, उसकी भौहें और गहरी होती गईं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी हो, हम बाद में इसका हल निकाल लेंगे। अभी के लिए आइए उस काम को पूरा करें जो मैंने बड़े से स्वीकार किया है। ऐसा लगता है कि हाल ही में जंगल में कुछ अजीबोगरीब चल रहा है और जानवर अधिक हिंसक होते जा रहे हैं। मैंने अपराधी को ढूंढने और उनके लिए इस समस्या को रोकने की कोशिश करने का जिम्मा लिया है। डेमियन ने आह भरी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसे कामों में घसीटा जा रहा है जिनमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन एक पल बाद ही उसकी आंखें चमक उठीं। एक मिनट रुकिए, क्या यह मूल रूप से एक साइड क्वेस्ट नहीं है? साइड क्वेस्ट करना हमेशा मजेदार होता था, खासकर तब जब उनके सामने यात्रा के कुछ उबाऊ दिन हो, लेकिन डेमियन जानता था कि वे इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकते। भले ही उनके पास कार्यक्रम शुरू होने से पहले समय हो, फिर भी उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा ताकि वे भीड़ में अच्छी तरह घुल मिल सकें और शायद कुछ उपयोगी जानकारी भी प्राप्त कर सकें। फिलहाल भले ही उनकी पहचान उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दे दे, फिर भी वे कुछ भी ठोस हासिल नहीं कर पाएंगे।
अंततः वे औसत दर्जे के संप्रदाय के शिष्य ही थे। इस मिशन के दौरान कुछ सार्थक हासिल करने के लिए उन्हें ठीक से घुसपैठ करनी थी और विश्वास जीतना था। गुप्त क्षेत्र के खुलने में केवल 9 महीने बचे थे और सम्मेलन अधिकतम 3 महीने तक चलने वाला था। अगले 1 साल के लिए उनका कार्यक्रम पूरी तरह से व्यस्त था। इस तरह की छोटी यात्रा भी उनके लिए मुश्किल भरी साबित हो सकती थी। उसे पूरा यकीन था कि रुयुए भी यह बात जानती थी, क्योंकि वह योजना बनाने के मामले में उससे कहीं बेहतर थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ करने का फैसला किया। कहिए, क्या आपको बच्चों से कुछ खास लगाव है? उसने अचानक ये बात कही, उसकी हरकतों का कारण जानने की कोशिश करते हुए। नहीं, ऐसा खास तौर पर नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मतलब है, जब हमारे पास इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो आप इस तरह अजनबियों की मदद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे इसके अलावा क्या आप वही बड़ी बहन नहीं हैं जो हमेशा दूसरों के प्रति ठंडी और घमंडी रहती हैं? क्या इस स्थिति में कुछ अलग है? उद्धरण चिन्ह। रुयुए की भौहें एक बार फिर तन गईं। भले ही उसे उसके नजरिए से थोड़ी ठेस पहुंची हो, लेकिन वह जानती थी कि वह सही कह रहा है। उसे खुद भी अजीब लग रहा था कि वह इस तरह व्यवहार कर रही थी। और यह सिर्फ गांव की स्थिति नहीं थी। पहली बार जब उसका ठंडा स्वभाव बिगड़ा, तो वह उसके सामने खड़ा आदमी था, हालांकि उसे इसका एहसास नहीं हुआ। जिस दिन से उन्होंने साथ में क्लास ली, तब से उसकी दुनिया और भी रंगीन हो गई थी। इससे वह उन समस्याओं को लगभग भूल ही गई थी जो उसके आने से पहले उसे झेलनी पड़ती थी। लेकिन जब भी वह अपने और अपने मालिक की उपस्थिति से दूर होकर अपने सामान्य दिनचर्या में लौटती, तो उसके आसपास के लोग उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए मजबूर कर देते थे। उसे फिर से उसी निर्मम भाव को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था जिसे वह हमेशा धारण करती थी। जिस तरह से वे उसे शतरंज के मोहरे की तरह देखते थे जिसे वे अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते थे, जिस तरह से लोग उसके कबीले से संबंध बनाने के लिए उसकी चापलूसी करने की कोशिश करते थे, उसे ये सब बहुत बुरा लगता था। उसे कभी भी प्रसिद्धि पसंद नहीं थी, और अगर कोई एक चीज थी जिसके लिए वह आभारी थी, तो वह ये थी कि वह एक महिला के रूप में पैदा हुई थी और उसे कबीले पर शासन विरासत में लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर उसे भी ऐसी ही स्थिति में डाल दिया जाता, तो वह बहुत पहले ही किसी अज्ञात स्थान पर भाग गई होती, शायद पूरी दुनिया ही छोड़ देती। वह ऐसी ही शख्सियत थी। उन्हें उन राजनीतिक षड्यंत्रों और समाज से घृणा थी जिसमें उनका जन्म हुआ था। लेकिन अब हालात अलग थे। वह अब जू रुयुए नहीं थी, उसका कोई रुतबा नहीं था। वह बस जियाओली थी, एक बागी साधिका जिसे कोई नहीं जानता था और न ही किसी को उसकी परवाह थी। शायद अपनी पहचान में आए बदलाव के कारण उसकी आंतरिक इच्छाएं हावी हो रही थीं। हो सकता है कि वह अब और ठंड का सामना नहीं करना चाहती थी। रुयुए की आंखों में दिख रहे जटिल भाव और साथ ही एक तरह की तड़प को देखकर डेमियन ने हल्की सी आह भरी। ऐसा नहीं था कि वह उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था, खासकर उसके साथ इतना समय बिताने के बाद, लेकिन उसे यह बदलाव स्वाभाविक नहीं लगा। वह न तो उसका मूड खराब करना चाहता था और न ही सीधे सीधे बोलकर अपने रिश्ते में खटास लाना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर चीजें वाकई वैसी ही हैं जैसा वह सोच रहा है, तो वह उसे खुद ही पता लगाने देगा। उसकी एकमात्र आशा यही थी कि इस घटना के बाद वह फिर से एक कठोर दीवार न बन जाए। खैर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, डेमियन ने रुयुए को उसकी सोच से बाहर निकालते हुए कहा। आखिरकार तुम्हारे इस छोटे से अनुरोध को पूरा करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग होकर जंगल में खोजबीन करनी चाहिए। मुझे याद है कि उस दरिंदों के झुंड का सरदार अपने आप से किसी ऐसे आदमी के बारे में बुदबुदा रहा था जिसने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए मनुष्यों या मानवाकार जातियों पर नजर रखना सुनिश्चित करें। हाँ, एल्डर ने भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया था, रुयुए ने आगे कहा। सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं, बल्कि एक संदिग्ध समूह हाल ही में इस जंगल के आसपास मंडरा रहा है। उसे यह जानकारी गांव के जासूसों के जरिए ही मिली, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ताकतें उनकी तुलना में कहीं अधिक हैं। किसी भी हालत में सतर्क रहना, डेमियन ने उसे याद दिलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दी गई जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़ाई में उतरने से पहले ठोस सबूत जुटा लेना। साथ ही जब ऐसा हो तो मुझसे संपर्क करना सुनिश्चित करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। रुयुए ने सिर हिलाया, हालांकि उसे जल्दी करने में हिचकिचाहट हो रही थी, और वह पूरब की ओर दौड़ पड़ी। उसकी पीठ को दूर जाते देख डेमियन ने एक बार फिर आह भरी। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। जिस जंगल में वे इस समय थे वह वास्तव में उतना बड़ा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा यह एक छोटे राज्य के आकार का था।
जिन ग्रामीणों ने ठीक से विकास करने के लिए समय नहीं निकाला था, उनके लिए शायद ये दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन डेमियन के लिए ये कुछ भी नहीं थी। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, उसकी पहुंच का दायरा भी बढ़ता गया। उसकी विनाशकारी क्षमता उस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि यदि वह अपनी सारी शक्ति लगा दे, तो इस पूरे जंगल को नष्ट कर सकता था। लेकिन ये दोनों ही तरह से अप्रभावी और अनावश्यक था। उसने इसके बारे में केवल इसलिए सोचा ताकि उसे यह सही मायने में समझ आ सके कि अब उसकी पहुंच कितनी व्यापक है। रुयुए के जाने से पहले जिस जगह पर वह खड़ा था, उसी जगह पर खड़े होकर डेमियन ने अपनी चेतना को पूरी तरह से फैला दिया। जंगल का पूरा नक्शा उसके सामने स्पष्ट हो गया। वनस्पतियों के फैलाव से लेकर हर जानवर के झुंड के स्थान तक सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। और जंगल की एक विशेष एकांत गुफा में उसे वह इंसान मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वह लगभग 6 फीट 5 इंच लंबा और बेहद हट्टा कट्टा आदमी था। वह किसी तंबू जैसा दिखता था। वह गुफा में बैठा था और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए घास की एक कली चबा रहा था, मानो किसी बात का जश्न मना रहा हो। डेमियन तुरंत वहां टेलीपोर्ट करके समस्या से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति की आभा से स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि वह अभी भी तीसरे दर्जे के मध्य स्तर पर था, संभवतः कोर एक्सपेंशन क्षेत्र में। और डेमियन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उसका पता लगाया था। छिपी हुई गुफा से कुछ ही किलोमीटर दूर रुयुए की सुगठित और आकर्षक आकृति उस दिशा में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अगर उसने उस समस्या का समाधान कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं उस आशंका पर अमल कर सकता हूं जो मुझे यहां आने के बाद से हो रही है। रुयुए और उस हटे कट्टे आदमी पर आखिरी नजर डालकर डेमियन मुड़ा और विपरीत दिशा में भाग गया। इसी बीच रुयुए दूर से दिखाई देने वाली एक छिपी हुई गुफा की ओर पूरी गति से दौड़ रही थी। हालांकि उसकी प्रतिभा का स्तर डेमियन से पूरी तरह मेल नहीं खाता था, लेकिन वह उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। स्तर के हिसाब से वह उससे आगे ही थी। हवा के झोंके उसके चेहरे को छूते ही और आसपास के पेड़ों की सरसराहट सुनकर रुयुए को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इस जंगल को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों की ओर लौटना ही नहीं चाहती हो। लेकिन उसने ऐसी भावना को अपने दृष्टिकोण को तोड़ने नहीं दिया। चाहे उस समय उसकी भावनाएं उसे कुछ भी कह रही हो, उसे अपना कर्तव्य निभाना ही था। उसका एक गुरु था जिसने उसे शरण दी थी और उसे प्रशिक्षित किया था और यथासंभव बाहरी दुनिया से उसकी रक्षा की थी। उसी ने उसे इस मिशन पर भेजा था और उसका इरादा उसके भरोसे को तोड़ने का बिल्कुल नहीं था। उल्लेख नहीं करना। रुयुए ने अपना सिर हिलाया और उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत उभर आई। मैं इस तरह के समय में क्या सोच रहा हूँ? गुफा तक पहुंचने में उसे जरा भी समय नहीं लगा। कुछ किलोमीटर की दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। समस्या ये थी कि जिस जगह पर उसे गुफा का आभास हुआ था, वह कोई खास जगह नहीं थी। वह जंगल का एक और हिस्सा था जो बाकी हिस्सों जैसा ही दिखता था, लेकिन वह इस तरह की चीज से मूर्ख नहीं बनने वाली थी। शायद अगर उसकी समझ उतनी अच्छी ना होती, तो इस तरह का भेष उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, रुयुए थोड़ी हिचकिचाई। सुरक्षा के लिए जब आपको वे मिल जाएं तो मुझसे संपर्क जरूर करें। ये वो शब्द थे जो उसने उससे कहे थे। अपनी स्पेशियल रिंग में रखे मैसेजिंग ताबीज पर नजर डालते हुए रुयुए कुछ देर रुक गई। उसे यह नहीं पता था कि उसे वास्तव में उसे फोन करना चाहिए या नहीं। ये जानकर उसे अच्छा तो लगा कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन उसे ये भी नहीं लग रहा था कि उसका यहाँ होना जरूरी है। गुफा के अंदर केवल एक ही व्यक्ति था और उसका स्तर हेरा से बहुत अलग नहीं था, इसलिए हेरा उसके बिना भी स्थिति को संभाल सकती थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जंगल में और भी लोग छिपे हुए हैं, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह उनकी तलाश जारी रखे। अपने आसपास के जंगल के क्षेत्र में जागरूकता फैलाते हुए रुयुए ने देखा कि डेमियन कहीं भी आसपास नहीं था। उसे आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मुझे इस तरह की छोटी मोटी बात के लिए सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उसने अपना इरादा पक्का किया और संदेश भेजने वाले ताबीज से अपना ध्यान हटाकर बिना किसी झिझक के आगे बढ़ गई। हालांकि बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह सामान्य रूप से जंगल में चल रही है, लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। बीच बीच में वह अपनी दिशा थोड़ी बदल लेती, मानो नशे में लड़खड़ा रही हो। और जब उसने इस तरह से अपना 20वां कदम उठाया, तो आसपास का माहौल बदलने लगा। वह गुफा में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए जंगल अब खत्म हो चुका था। उसके पिछले कदम राहगीरों को गुमराह करने के लिए लगाए गए संकेतों से बचने के लिए थे। अपने सामने व्याप्त अंधकार को घूरते हुए रुयुए की आंखें ठंडी पड़ गईं। छिपने का क्या फायदा?
तुम तो जानते ही हो कि मुझे तुम्हारी स्थिति की जानकारी है। आहा, लगता है मैं पकड़ा गया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की ऐसा करेगी। एक कर्कश आवाज ने जवाब दिया। अंधेरे से वही विशालकाय आकृति उभरी जिसे डेमियन ने पहले देखा था। घास का डंठल अभी भी उसके मुंह में था। तो क्या तुम मेरे साथ खेलने आए हो या कुछ और बात है? उसने रुयुए के शरीर को घूरते हुए अपनी निगाहें कामुक कर लीं। भेष बदलने के बावजूद भी उसके शरीर का आकार औसत से कहीं अधिक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से अपनी बर्बर प्रवृत्ति में था तुरंत कामुक हो जाएगा। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो एक बच्चा भी तुमसे ज्यादा समझदार होगा। मैं यहां से जाने के बाद ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोबारा ऐसे गंदे शब्द न बोल सको। रुयुए ने घृणा से जवाब दिया। उसकी उंगलियों के सिरे चमकने लगे और उन पर नीली लपटें दिखाई देने लगीं। उस आदमी ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी और अपनी पीठ पर बंधी एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। अच्छा, मैंने काफी समय से कोई अच्छी लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मनोरंजन करोगे। वह आदमी तुरंत दौड़ पड़ा। उसके कदमों की गड़गड़ाहट से गुफा की जमीन में दरारें पड़ गईं। हालांकि रुयुए ने उसका पीछा नहीं किया और उससे दूरी बनाए रखी। उसने अपनी बाहों को ऊपर की ओर घुमाया जिससे आग की लपटें उस आदमी की दिशा में निकल पड़ीं। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसी आग से बनी 10 तलवारें उसके चारों ओर हवा में प्रकट हुईं और फिर पिछले चापों का अनुसरण करने लगीं। उस व्यक्ति ने आगे बढ़ना रोक दिया। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया। हाँ, ब्लेड जमीन से टकराया जिससे एक दरार बन गई और दबावयुक्त हवा का एक ब्लेड आग की लपटों की ओर तेजी से बढ़ा जो उसे भस्म करने की कोशिश कर रही थी। जब दोनों हमले आपस में टकराए तो एक छोटा सा विस्फोट हुआ जिससे रुयुए की दृष्टि धूल से भर गई। फिर भी उसकी तलवारें निर्बाध रूप से चलती रहीं। वे एक समूह में उस व्यक्ति की ओर दौड़े, जबकि रुयुए ने अपनी जागरूकता का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित किया, उस व्यक्ति को घेर लिया और चारों ओर से उस पर हमला करने का प्रयास किया। उसके शरीर के चारों ओर एक लाल आभा फैल गई और उसकी नसें फूलने लगीं। उसने यथासंभव नुकसान को कम करने की कोशिश में अपनी कुल्हाड़ी को बेतहाशा घुमाया, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। 3 धधकती तलवारें उस आदमी के शरीर को भेदने में कामयाब रहीं, जिससे उसकी त्वचा पर बर्फीली ज्वालाएं फैल गईं। उसके चारों ओर मौजूद लाल आभा ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह कारगर नहीं रही। जब वह आदमी विचलित था तब रुयुए चुपचाप धूल के बादल के किनारे किनारे तेजी से आगे बढ़ी और खुद को वातावरण में छिपा लिया। वह शांत भाव से उस आदमी के पास पहुंची और जब वह उससे 10 फीट की दूरी पर आ गई तो उसने अपना दांव खेला। उसने अपनी कलाइयों को आपस में जोड़ा और हथेलियों को हथेली की तरह आकार दिया, जिससे उनके भीतर एक सुंदर लौ प्रज्वलित हो उठी। लौ लगातार बढ़ती रही और अंत में हथेली के आकार के 13 पंखुड़ियों वाले कमल में तब्दील हो गई। अपने छोटे आकार के बावजूद इसकी शक्ति इतनी अपार थी कि इसने उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया। उसे अपने आसपास तत्काल खतरे का आभास हुआ और उसने अपने शरीर में धीरे धीरे फैल रही लपटों को नजरअंदाज करते हुए रुयुए की ओर मुड़कर देखा। उस व्यक्ति ने एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुयुए ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसने अपनी हथेली में मौजूद धधकते कमल को हल्के से उछाला, जिससे वह हवा में लहराने लगा। इसकी गति गिरते हुए कागज के टुकड़े जितनी धीमी लग रही थी, लेकिन ये पलक झपकते ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और जब यह उससे टकराया, बूम, एक धमाके से गुफा हिल गई, जिससे दीवारें और छत ढह गईं। रुयुए ने अपने हाथों को आगे की ओर मोड़कर एक अग्नि कवच बना लिया ताकि वह किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित रह सके। विस्फोट कई सेकंड तक जारी रहा और कमल के प्रत्येक पंखुड़ी से छोटे छोटे विस्फोट लगातार होते रहे। जब सब कुछ समाप्त हुआ तब तक रुयुए को यकीन हो गया था कि वह आदमी मर चुका है। कितना बेवकूफ है, उसने तिरस्कार से बुदबुदाया। ये नामात्र की लड़ाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिना किसी प्रयास के उसे जमीन पर पटक दिया हो। रुको, इतना मूर्ख व्यक्ति जंगल में हंगामा कैसे मचा सकता है? जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक विस्फोट से उठी धूल छंट चुकी थी। उसके सामने उस आदमी का आधा शरीर पड़ा था जिससे वह अभी अभी लड़ रही थी। हाँ, शरीर का केवल ऊपरी आधा हिस्सा ही सही, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। बल्कि शरीर धीरे धीरे प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो रहा था। वह असली नहीं था। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने मन ही मन कहा। उसे अनहोनी का आभास होने लगा। कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में उसे अब तक पता ही नहीं था। वह ये सुनिश्चित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके गांव की ओर दौड़ना चाहती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, लेकिन उस समय
अब बहुत देर हो चुकी है। उस हटे कट्टे आदमी के मुस्कुराते चेहरे ने कणों में विलीन होने से पहले वे अंतिम शब्द